नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यार्थ आईसीएस यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जाना था सामान्य विज्ञान किसे कहते हैं, उनकी सामान्य परिभाषाएं, और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में जाना, उसके प्रकार को जाना। तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित रहेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं या इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब एक सामान्य सी बात है जो आपके मन में एक प्रश्न जाग रहा होगा कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाए, क्यों करना चाहिए जीवों का वर्गीकरण, सभी के मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। आप मान लीजिए आप एक पुस्तकालय में जाते हैं जहाँ पर 10,000 किताब हैं, ज़्यादा नहीं 10,000 किताब मान लेते हैं, और 10,000 किताबों का एक पहाड़ सा बना रखा है, ठीक। अब आपको जाके वहाँ पर पढ़नी है विज्ञान, और आपके जो साथी गए थे आपके साथ में उनको पढ़नी है संस्कृत। तो आप उस पहाड़ में से विज्ञान की किताब खोजेंगे, तो सोचिए कितना कठिन कार्य है। ऐसे ही हमारे इस पृथ्वी पर जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन असंख्य है, जिसकी हमें कोई गणना नहीं है। दिन ब दिन नए नए तरह के जीव हमें ज्ञात होते जा रहे हैं। तो जीवों को हमें उनका अध्ययन करने के लिए, जीवों को जानने के लिए हमें उनका क्या करना होता है, हमें उनका वर्गीकरण करना पड़ता है। वर्गीकरण, जिस तरह से आप उस पुस्तकालय में जाते हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग कॉलम में जो है किताबों को बांट कर रखा जाता है। एक सेक्शन बना देंगे जीव विज्ञान का, एक गणित का। इसी तरह से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके पास एक उत्तर है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। अब आपके पास उत्तर है। अब हम इस शब्द की जानकारी लेते हैं, या जो वर्गीकी है उसके बारे में जानेंगे। तो विज्ञान की एक शाखा है, या आप कहेंगे जीव विज्ञान की शाखा है। अब आप आसानी से बता सकते हैं जीव विज्ञान की एक शाखा, जिसके अंतर्गत आप जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप टैक्सोनॉमी कहेंगे। और क्यों किया जाता है वो आप जानते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। वर्गीकरण के कुछ आधार होंगे, हमेशा वर्गीकरण के कुछ ना कुछ आधार होंगे। जैसे कोई भी जीव है तो उसकी पहचान करेंगे, हम पहचान करेंगे। सबसे पहले उसकी क्रियाओं के बारे में जानेंगे, क्या क्रिया करता है। उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके वातावरण की बात करेंगे। साथ ही साथ उसके नामकरण की भी बात हम लोग करेंगे। कोई भी जीव है उसकी पहचान की जाएगी सबसे पहले। जैसे कि हम मान लेते हैं हम मनुष्य हैं, एक पक्षी है, एक मगरमच्छ है, तो आप इनको कैसे जानते हैं, इनका भी वर्गीकरण किया जा चुका है, इसलिए आप इन्हें जानते हैं, इनकी पहचान की जा चुकी है। हमारी क्रियाएं कुछ अलग हैं, जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं उनकी क्रियाएं अलग हैं। हमारी संरचना आप देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारी संरचना कैसी है। कोई एक हाथी है, शेर है, उसकी संरचना कैसी है, अलग अलग है। संरचना के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण करते हैं। वातावरण, वातावरण अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीव आपको देखने को मिलेंगे, और उनका नामकरण। इस सब के बाद आप देखेंगे कि नामकरण, हम मनुष्य हैं, हमारा एक नामकरण हुआ है। पक्षी हैं, उनका अलग नामकरण हुआ है, शेर, भालू, चीता, इन सभी का नामकरण किया गया है। इसी के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण क्या है ये जान चुके हैं आप। जीव, उनकी पहचान के जो हैं आधार, वर्गीकरण के ये आधार हैं। इन आधारों पर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले, सर्वप्रथम जीवों का अध्ययन किसने किया था?
कमेंट में आंसर करें, सर्वप्रथम जीवों का अध्ययन किसने किया? आपका आंसर होना चाहिए अरस्तु। यदि अरस्तु है तो सही है, अरस्तु ने किया। क्या अरस्तु ने जीवों को वर्गीकृत किया था? जी हाँ, अरस्तु ने वर्गीकृत किया था। अरस्तु ने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया। जीवों को दो भागों में, एक थे जंतु और एक थे पादप। इन दो भागों में अरस्तु ने बांटा जीवों को। कोई आधार होगा उसका इनको बांटने का, तो हम देखते हैं एक आधार था। इन दोनों को किस आधार पर बांटा? गति के आधार पर। अरस्तु ने कहा कि जो गति करते हैं, ऐसे जीव जो गति करते हैं वो जंतु हैं। गति कर सकें वो जंतु हैं, जो गति न कर सकें वो पादप हैं। अरस्तु ने बांटा सबसे पहले। क्या ये सही है? आपको लगेगा ये ठीक नहीं है। बाकी और जीव हैं जो पानी में रहते हैं। अब पानी में बहुत सारे जीव रहते हैं। अगर हम बात करें, कछुआ रहता है, शार्क रहती है, मगरमच्छ रहता है, मेंढक रहता है। क्या ये सभी एक ही प्रकार के जीव हैं? तब भी आप कहेंगे नहीं। तो सभी जो चलने वाले जीव हैं, क्या वो एक जैसे हैं? हम चलते हैं, गति करते हैं, शेर भी गति करता है, भालू भी गति कर रहा है, चिड़िया भी गति कर रही है। तो क्या ये सभी एक हैं? तो आप कहेंगे नहीं। इसलिए इसको जो है ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। लेकिन शुरुआत तो की। शुरुआत किसने की? अरस्तु ने। फिर इनके बाद एक व्यक्ति आते हैं, जॉन रे। जॉन रे ने बताया कि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जंतु और एक होते हैं पादप। अब आप लोग कह रहे होंगे जॉन रे और अरस्तु के वर्गीकरण में अंतर क्या है? तो अंतर है इनके आधार का। उन्होंने आधार माना था गति को और इन्होंने माना आकृति को या आकार को। जैसे पादप के लिए हम समझते हैं, पादप से आप आसानी से समझ जाएंगे कि पादप को कैसे बांटा इन्होंने, आकार या साइज के आधार पर। तो इन्होंने 3 प्रकार के पादप बताए। किस आधार पर? आकार के। तो इन्होंने कहा जो छोटे होते हैं वो होते हैं पौधे, पौधों से जो बड़े होते हैं वो होती हैं झाड़ी, और झाड़ी से जो बड़े होते हैं उन्हें कहा पेड़। इस तरह से जॉन रे ने बांटा। क्या हम केवल आकार के आधार पर जीवों को बांट सकते हैं? तो ये भी आगे चल के अमान्य हो गया। इसको पढ़ने से पहले एक शब्द जो आया टैक्सोनॉमी, इसका विस्तार मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये 2 शब्दों का मेल है, टैक्सिस प्लस नोमोस। टैक्सिस जो शब्द है इसका अर्थ होता है व्यवस्थित, और नोमोस का अर्थ होता है नियम। यानी टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या हो गया? व्यवस्थित करने वाला नियम। ऐसा नियम जो व्यवस्थित कर रहा हो। किसको व्यवस्थित करेगा? जीवों को। टैक्सोनॉमी के स्थान पर एक शब्द भी यूज किया जाता है, उसका नाम है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स भी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ओके, याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछ ले ये शब्द किसने दिया, टैक्सोनॉमी से शब्द किसने दिया? मेयर नाम के एक वैज्ञानिक ने। मेयर ने पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? मेयर ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया। वैसे तो आप कहेंगे मेयर एक पद भी हुआ करता था, आज भी होता है, लेकिन ये मेयर एक व्यक्ति का नाम है। ठीक, अब हम जानते हैं अगले व्यक्ति के बारे में जिन्होंने वर्गीकरण की परिभाषा बदल के रख दी। एक नया
इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस जो हैं इनके बारे में जानते हैं। कैरोलस लीनियस ने जीवों को दो भागों में बांटा, एक जंतु तो दूसरा पादप। जंतु एवं पादप। अब आप कहेंगे इन्होंने भी उन्हीं की तरह जंतु और पादप में बांट दिया, क्या ये सही है? लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं थे। इन्होंने 7 आधारों पर वर्णन किया। 7 आधार थे इनके वर्गीकरण के। वो इस प्रकार हैं, आप जान सकते हैं। जगत, सबसे बड़ा जो पहला वर्गीकरण था जगत, 2 जगतों में बांटा, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। फिर हर एक जगत को इन्होंने संघ में बांटा। फिर हर संघ को इन्होंने वर्गों में बांटा, वर्ग। वर्ग में बांटा। वर्गों को गण में बांटा। गण को जो है कुल में बांटा। कुल को जाति में, कुल को वंश में बांटा और वंशों को जो है जाति में विभक्त किया। तो इन 7 आधारों पर वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। और वर्गीकी के जनक अगर आपसे पूछा जाए, जनक, अगर आप लोगों से वर्गीकी के जनक पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे अरस्तु, और आधुनिक वर्गीकी के जनक पूछा जाए तो आप आंसर करने वाले हैं कैरोलस लीनियस। आप समझ सकते हैं दोनों में अंतर क्या है, आधुनिक वर्गीकी और वर्गीकी। यदि आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाए वर्गीकी के जनक कौन है और ऑप्शन में अरस्तु ना हो, ध्यान से सुनना, ऑप्शन में अरस्तु ना हो तो आप क्या आंसर लगाएंगे? फिर कैरोलस लीनियस ही लगाएंगे। ये आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, और ऑप्शन को भी अच्छे से समझना है, फिर उसका आंसर करना है। कैरोलस लीनियस की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखना इन पुस्तकों को। सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ओके। क्लासेस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। तो ये पुस्तकें हैं किसकी? लीनियस की पुस्तकें हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना रहती है, तो याद रखना आप, लीनियस ने 2 भागों में बांटा, और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? सिस्टमा नेचुरी नामक बुक से मिलती है आपको। और किसकी है ये? लीनियस की। और लीनियस कौन है? आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं। आइए हम आगे की बात करते हैं वर्गीकरण में। कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण के बाद और उसमें कुछ कमियों देखने के बाद एक व्यक्ति थे हेकल। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। हेकल का
वर्गीकरण, ये आप लोगों को याद रखना है। एकल का वर्गीकरण, इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा? जीवों को 3 जगत में बांट दिया इन्होंने। पहला जगत प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, जंतु और पादप। अब आपके सामने एक नया शब्द आया है प्रोटिस्टा। इसको आगे आने वाली क्लासेस में हम अच्छे से समझेंगे प्रोटिस्टा क्या होते हैं। कंप्लीटली मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि हेकल ने जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया। तो हेकल ने जो है 3 भागों में जीवों को वर्गीकृत किया। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं टॉपलैंड। टॉपलैंड इन्होंने जीवों को 4 जगत में वर्गीकृत किया टॉपलैंड ने। तो ये 4 जगत देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु एवं पादप। इन 4 जगत में टॉपलैंड के द्वारा जीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक व्यक्ति थे चेस्टन। चेस्टन ने जीवों को 2 भागों में बांटा था। चेस्टन ने 2 भाग कौन कौन से लिए थे? इन्होंने कहा था एक जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। दूसरा भाग इन्होंने कहा यूकैरियोटिक जीव। ओके, तो चेस्टन ने जो है 2 जगत में जीवों का वर्गीकरण किया, जबकि टॉपलैंड ने 4 जगतों में इसका वर्गीकरण किया। मोनेरा किसे कहते हैं, प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम आगे की क्लासेस में जानने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वर्गीकरण जो प्रसिद्ध है उसकी बात करते हैं, तो वो है R.H. विटेकर का। इन R.H. की जगह आप रॉबर्ट याद रख सकते हैं। इनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका कवक, चौथा पादप, पांचवा है जंतु। यानी मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप एवं जंतु जगत, इन 5 जगत में R.H. विटेकर ने जीवों का वर्गीकरण किया। इसे अच्छे से याद रखना है। इनको हम अगली आने वाली क्लासेस में विस्तार पूर्वक समझेंगे। ओके, इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है आज की क्लास में? हमें पढ़ना है नामकरण। ये आप लोगों को सभी को इनको अच्छे से याद रखना है। R.H. विटेकर का 5 जगतीय सिद्धांत जो है पूछा जाता है एग्जाम में। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे की क्लास में, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसी कड़ी में। अब हम पढ़ने वाले हैं नामकरण। नामकरण, अब नामकरण की आवश्यकता क्यों है आप सभी जानते होंगे। हमारा नाम है, हम सभी मनुष्य हैं, हमारा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ और होगा। ओके, नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक साथ ना हो पाए, अलग एक जैसे जीवों को अलग अलग किया जाए, इसलिए नामकरण किया जाता है। नामकरण की जो जानकारी है वो किसने दी? तो फिर उन्हीं का नाम आता है कैरोलस लीनियस का।
कैरोलस लिनियस कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने नामकरण सिद्धांत दिया, द्विनामकरण, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने कहा कि किसी भी जीव का नाम दो नामों से मिलकर होगा। कोई जीव है, इसका नाम यदि आपको रखना है तो इसके नाम में दो कैरेक्टर होने चाहिए, दो शब्द होने चाहिए, माफ़ी चाहूँगा। तो दो शब्द कौन कौन से होना चाहिए? पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहला शब्द जो होगा वो उसके वंश को दर्शाएगा, जो दूसरा शब्द होगा वह उसकी जाति को दर्शाएगा। इस तरह से द्विनाम पद्धति है। आप देख रहे होंगे दो नाम आएंगे। अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम है इसके अनुसार होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? आप सभी का नाम है ये होमो सेपियंस। अगर मैं पूछूं आपकी भाई जाति क्या बताओ, तो आप बताएंगे मेरी फलानी जाति है, फलानी जाति है। तो वो आपकी जाति नहीं है, वो आपका भ्रम है। आपकी जाति क्या है? सेपियंस। आप किस जाति के जीव हैं? आप सेपियंस जाति के जीव हैं। और आपका वंश कौन सा है? फिर आप कहेंगे मेरा वंश ये है, मेरा वंश दूसरा है। नहीं, आपका वंश कौन सा है? यदि आप मनुष्य हैं तो आपका वंश है होमो। तो हमारा वंश है होमो और हमारी जाति है सेपियंस। तभी तो कहा जाता है कि मानवता सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे पहले क्या हैं? सबसे पहले हम एक मानव हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? नामकरण कैसे किया जाए जीवों का। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे RH विटेकर के 5 जगत सिद्धांत को और इन जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इनको विस्तार पूर्वक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। नमस्कार, जय हिंद।